था। मैंने यह भी बताया था आपको मेरे दोस्तों कि बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, जग्गी वासुदेव या ऐसे आशाराम और राम रहीम ऐसे बहुत से भगवाधारी रहे हैं या धर्म की आड़ लेकर के जो देश से अन्याय करते हैं, अपराध करते हैं, जो देश को धोखा देते हैं, ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी से पैसे लेकर अपना अंपायर खड़ा किया। और ये बात मैं कई बार कह चुका हूं मेरे दोस्तों कि पतंजलि का पूरा अंपायर नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। चलिए, जब संपत्ति की बात आई है तो और बहुत सी बातें हैं जो हम आपको आज शेयर करेंगे, उसमें सारी बातें शामिल हो जाएंगी, तो उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद बंधु। वैसे आज जो मैंने टैगलाइन डाला था मेरे दोस्तों, उस पर मैं बात करूं तो गर्मी उतारने, गोली ठोकने और गाड़ी चढ़ाने वाली पार्टी से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। और ये सवाल ऐसा है जिसे आप भी अपने लोगों में या जो भक्त हो उनमें या जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो उनमें, उनके सामने ये सवाल आप रख सकें और उनसे पूछ सकें। मैं यही चाहूंगा और यही मेरी विनती है, इसीलिए ये सारे सवाल आज करना है। और खास करके तब 650 साल की रिश्तेदारी जोड़ने वाले मोदी, अमित शाह और बीजेपी से आप भी पूछिए, मैं भी पूछ रहा हूं, आप भी पूछिए कि पिछले 7 साल में आपने देश के लिए क्या किया। मात्र पिछले 7 साल की बात मैं कर रहा हूं, तो पिछले 7 साल में आपने देश के लिए क्या किया। 650 साल की रिश्तेदारी आप जोड़ने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, जोड़ते भी हैं, वो निहायत बेहुदा है, कोई मतलब नहीं है उसका, उस पर पहले मैं बोल चुका हूं। लेकिन 650 साल की रिश्तेदारी जोड़ने तो आप चले जाते हैं। अब हम जानते हैं कि आप ऐसे ही फेंकने वाले आदमी हैं, आपको कुछ गणना तो आपके दिमाग में रहती नहीं, कोई बात तो रहती नहीं, आप यूं ही बोलते रहते हैं जो लिखा रहता है। लेकिन फिर भी मैं 650 साल की तो छोड़ दीजिए, मैं मात्र आपसे 7 साल जो आपने इस देश में राज्य किया एज ए प्रधानमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब मिलकर के इन लोगों ने जो राज्य किया भारतीय जनता पार्टी के पीठ पर चढ़ करके, बस उतने के बीच का ही सवाल मैं आज करूंगा कि आपने इन 7 सालों में देश के लिए क्या किया। आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं अपने दर्शकों और अपने मित्रों, अपने बंधुओं को यह बात बताना चाहूंगा कि इस सवाल को आप आगे बढ़ाएं, लोगों से पूछें और कम से कम उनको निरुत्तर कर दें। जब आप ये सवाल पूछेंगे तो उनके पास उत्तर नहीं होगा तो वो चुप हो जाएंगे, बगल से निकल जाएंगे, आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे, आपसे कहेंगे कि भाई छोड़ दीजिए, मेरे जान छोड़िए, मैं जा रहा हूं, आप वोट देना ना देना आपकी मर्जी, क्योंकि उनके पास जवाब तो है नहीं। तो दोस्तों, यही आज का विषय है कि हम कुछ सवाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, कि आपने देश के लिए क्या किया। आप बताएंगे कि आपने देश के लिए क्या किया, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपने देश के साथ यह क्यों किया। हम आपसे यह पूछेंगे। तो आज सीधे अगर समझिए तो मैं सीधे एक तरह से
मुखातिब हूं भारतीय जनता पार्टी के भक्तों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और आप जैसे समर्थकों से भी कि आप ये सवाल करें, और मैं भी सवाल कर रहा हूं। अडानी अंबानी ग्रुप के सारे चैनल, ये बहुत खतरनाक और बहुत गंभीर सवाल है मेरे दोस्त। अडानी अंबानी ग्रुप के सारे चैनल, जितने चैनल वो चलाते हैं, मीडिया की बात कर रहा हूं, और मीडिया लोकतंत्र का एक पाया होता है, तो वो भी एक पाया है, एक खंभा है जो लोकतंत्र की नींव को संभाले हुए हैं, या लोकतंत्र को संभाले हुए हैं, या यूं कहें कि देश को भी संभाले हुए हैं। तो अडानी अंबानी ग्रुप के सारे चैनल गोदी मीडिया क्यों बन गए हैं? वो देश की समस्याओं, देश के मुद्दों, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते? इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? वो एकमात्र सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा, जातिगत मुद्दा, सांप्रदायिक मुद्दा क्यों उठाते हैं? नरेंद्र मोदी जी, आपका काल है और गोदी में, और वो भी अमृत काल है। अगर ये काम कोई भी चैनल, आप जब सत्ता से बाहर होते और इस तरह का काम करता, तो आप क्या करते इनके साथ? सोच के बताइए। और आखिर इनको क्या इंटरेस्ट है? अडानी अंबानी को देश के सही मुद्दे ना बताकर, देश की गरीबी ना बताकर, देश की बेरोजगारी ना बताकर, देश की महंगाई ना बताकर, देश की समस्याएं ना बताकर, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दे देश को क्यों दिखाते हैं, क्यों बताते हैं और उस पर क्यों डिबेट चलवाते हैं? इसके पीछे उनकी मंशा क्या है और इसमें आपका कितना योगदान है और कितना हाथ है? मुझे पता है अडानी अंबानी, मैंने कहा कि जैसे बाबा रामदेव का पूरा अंपायर आपकी बेनामी संपत्ति है, यानी नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है, उसी तरह से अडानी का भी लगभग मैं समझता हूं 70 to 80% अंपायर मोदी की बेनामी संपत्ति है, जो उन्होंने गुजरात को बेचकर कमाया। जब उनके हाथ में गुजरात था, तो जो उन्होंने गुजरात को बेचकर कमाया, वो सब कुछ अडानी अंपायर, बाबा रामदेव अंपायर, आशाराम अंपायर, इधर श्री श्री रविशंकर अंपायर में लगाया, और भी आरएसएस या और भी बहुत से भगवा दलाल हैं जिनमें उन्होंने लगाया। यह इन्वेस्टमेंट था उनका, और इस इन्वेस्टमेंट से उनको मिलना था प्रधानमंत्री की कुर्सी, जो कि उन्होंने हासिल की। और खुल करके इन लोगों ने, जिनको इन्होंने बेनामी संपत्ति अर्जित करवाई, ब्लैक मनी अर्जित करवाई, इनका अंपायर खड़ा करवाया, उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई, देश को बरगलाया, देश से झूठ बोला, देश से धोखा किया और देश को नरेंद्र मोदी के हवाले कर दिया। अब यह नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी के बहाने, नरेंद्र मोदी तो शिखंडी की तरह सामने है, नरेंद्र मोदी के बहाने अडानी अंबानी, वॉलमार्ट, अमेज़न और अलीबाबा जैसी देसी विदेशी चाइनीज और अमेरिकन कंपनियों के हवाले कर दिया, या दुनिया के पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। ठीक है, यह मेरा पहला सवाल था, आखिर ऐसा क्यों है? और अगर ऐसा है तो क्या अगर एक
नॉर्मल आम जनता की तरह आप सोच के देखिए कि अडानी अंबानी के सारे चैनल ऐसा क्यों कर रहे हैं, गोदी मीडिया क्यों बन चुके हैं, उनकी मंशा क्या, उनको क्या हासिल है, क्यों ऐसा करते हैं, उनको क्या मिलता है। आपको जब इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे तब आपको बीजेपी को समझने में, नरेंद्र मोदी को समझने में आसानी होगी। तुरंत आप समझ जाएंगे कि षड्यंत्र आपके साथ बहुत बड़ा हुआ है। ये पूंजीवादी लोग, ये पूंजीवादी तत्व, ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये पूंजीवादी समाज आपको धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी को शिखंडी बना करके आपकी हत्या की है, आपका बलिदान दिया है, आपको खत्म किया है, आपकी पूरे लोकतंत्र की हत्या की है इस पूंजीवादी व्यवस्था ने। और मैंने कहा कि लोकतंत्र का अगर एक पाया है मीडिया, और अगर वो पाया षड्यंत्र में शामिल हो जाए तो उस देश की संप्रभुता को कौन बचा सकता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा सवाल बस इतना ही है, नरेंद्र मोदी जी कभी देंगे नहीं, आप उनके लोगों से पूछिए। आखिर मेरा सवाल यही था कि अडानी अंबानी ग्रुप के सारे चैनल गोदी मीडिया क्यों बन गए हैं, लोगों की समस्याओं से एकदम से किनारा क्यों कर लिया है, आंखें क्यों मूंद लिया है, उनको क्या मिल रहा है, उनका क्या इंटरेस्ट है, और खास करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में और बनाए रखने में उनका क्या इंटरेस्ट है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे षड्यंत्र आपके सामने आ जाएंगे। 3 किसान का बिल हो, या इससे पहले भूमि अधिग्रहण हो, या पूरे भारत की संप्रभुता और पूरे भारत के सत्ता में जितने भी जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी पीएसयू है गवर्नमेंट्स की, सबको बेचने, ठीक। एक आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब इस दूसरे सवाल को, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण और खतरनाक, एक सवाल पर मैं एक दिन बोल सकता हूं, मात्र एक सवाल पर, लेकिन उतना समय मैं आपका नहीं लूंगा। लेकिन इस बात को आप दूसरों तक भी, और दूसरों को समझाने से बेटर है आप पहले समझिए कि, और फिर आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक शिखंडी की तरह पूंजीवादी तंत्र के लिए एक शिखंडी की तरह हम आम आदमी और पूंजीवादी तत्वों के बीच में खड़ी है। आप उस नरेंद्र मोदी को शिखंडी की तरह आगे करके आप जैसे भीष्म पितामहों का हत्या की जा रही है, यानी लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि कैसे इस षड्यंत्रकारी पूंजीवादी लोग नरेंद्र मोदी को शिखंडी बनाकर आपके सामने खड़ा करके कैसे पूरे लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। अगर चैनल्स यानी मीडिया वॉयस हो जाए, अगर मीडिया बिक जाए, उस देश को आजाद बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी दुनिया के किसी भी देश के लिए यह लागू होता है मेरे दोस्तों। और अगर हजारों साल तक भारत गुलाम रहा तो इस मीडिया का सबसे बड़ा हाथ रहा। उस समय भी थे, उस समय चैनल नहीं थे, न समाचार पत्र थे, दूसरे और माध्यम, जो भी माध्यम था वो हमेशा पूंजीपतियों के का रहा। जैसे जितने भी तब भी न्यूज़पेपर्स जितने रहे वो पूंजीपतियों के हाथों में रहे, और पूंजीपतियों के हाथों में रहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजों का साथ देते रहे, अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, अंग्रेजों की दलाली खाते रहे, और उनमें सबसे प्रमुख रहे ये गुजराती भाई।
आज जब नरेंद्र मोदी कभी कभी देश के नौजवानों पर बोलते हैं, देश की सेना पर बोलते हैं, तो शर्म आती है। कभी अपने दिल पे हाथ रखकर नरेंद्र मोदी एक बार अपने बारे में, अपने गुजरात के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में बोलना चाहते हैं, बोलते हैं, नाम लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज भी दंगाइयों, माफियाओं का नाम लिया। वर्चुअल रैली जो कर रहे थे दिल्ली से, चाहे जहां से भी वर्चुअल रैली कर रहे थे, उसमें माफियाओं, दंगाइयों का नाम लिया। इनडायरेक्टली यह कहा कि अगर दंगाइयों और माफियाओं की सरकार आप बनाओगे तो भुगतोगे, यानी आप उनको मत वोट दो, हमको दो। वो दंगाइयों और माफियाओं की सरकार है। लेकिन मैं बार बार यह बात कह रहा हूं, उन्होंने नाम लेकर कहा, मैं बार बार यह कह रहा हूं कि दंगाइयों और माफियाओं से देश का कितना नुकसान हुआ है। 0.001%। और उन माफियाओं से जो आपके भाई हैं, अडानी से, अंबानी से, मेहुल से, नीरव से, ललित से, केतन से, हर्षद से, जो आपके भाई हैं, उनसे देश तबाह हुआ है, देश बर्बाद हुआ है। कभी आप उनका नाम नहीं लेते। आप उत्तर प्रदेश में मान लीजिए नहीं लेते, लेकिन क्या गुजरात के चुनाव में आपने नाम लेते हैं कभी? या जब संसदीय चुनाव हुआ था तब इन लोगों का आपने नाम लिया था? किसी भी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी, मैं कह रहा हूं जैसे आईएसआई और ओसामा बिन लादेन, या जितने दुनिया के खतरनाक से खतरनाक आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये पूंजीवादी आतंकवादी। ये पूंजीवादी आतंक जो फैलाते हैं, ये दुनिया के सारे आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। और आप देखो उसका नुकसान देखो। किसी भी आतंकवादी घटना में 2, 5, 10, 20, 100, 200 आदमी मारे जाते होंगे, ठीक है मारे जाते हैं, लेकिन लाखों लाख लोग भारत के मार दिए जाते हैं, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं इन्हीं फाइनेंशियल क्रिमिनल्स के कारण, इन्हीं फाइनेंशियल आतंकवादियों के कारण। वो बैंकों से आपकी पूंजी लूट लेते हैं, बैंकों पर कब्जा कर लेते हैं। आपको 5 रुपया बैंकों से नहीं मिल पाता, वो बैंक का बैंक खाली कर देते हैं। कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं ये। और ये समस्या भारत की नहीं है मेरे दोस्तों, ये दुनिया की समस्या है। दुनिया के लिए पूंजीवाद एक खतरा है। और अब तो दुनिया के पूंजीवादी तत्वों ने आपको खत्म करने, मिटा देने का बीड़ा उठाया है। दूसरी बात, जब दूसरे और सवालों को आपके सामने रखेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम और देश, आप और देश कितने बड़े खतरे से आज गुजर रहा है। जिसे नरेंद्र मोदी ने अमृत काल का नाम दिया है, वो कितना बड़ा विष काल है, इसे आप समझ जाएंगे। या फिर मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बड़ा पदाधिकारी, कोई भी इंटेलेक्चुअल या गोदी मीडिया के सारे चैनल्स को मैं चैलेंज करता हूं, एक बार मुझसे डिबेट कर लो। मैं अगर आपको आतंकवादी साबित नहीं कर दिया तो जो बोलना मैं करने के लिए तैयार हूं। आगे तीसरा सवाल सुनिए। देश गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों की आत्महत्या,
से कराह रहा है। आपने सुना, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। देश गरीबी, बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी, रोजगार के लिए आपके बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, दरवाजे बंदूकों की कुंदों से तोड़े जा रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो देश गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों की आत्महत्या से कराह रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लेकिन भाजपा और उसके कुनबे का धन 500 गुना कैसे बढ़ गया? आपने ध्यान से सुना होगा, मैं समझता हूं आप बात को भी समझ गए होंगे। चलिए, अगर महामारी है, आफत विपत है, देश पर विपत्ति आई है, तो सब पर आनी चाहिए, सब पर बराबर होना चाहिए ना। लेकिन देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों की आत्महत्या से जहां करा रहा है, वहीं भाजपा और उनके कुनबे का धन, उनका कुनबा, भाजपा का कुनबा कौन है? अडानी, अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, जय शाह, अमित शाह वगैरह वगैरह, उनका धन 500 गुना बढ़ गया है। मेरे भाई, कैसे हुआ ये? क्या यह महामारी उनके लिए नहीं आई, या यह महामारी उन पर कोई प्रभाव नहीं डाली, उनके विकास को नहीं रोक पाई? पूरे देश को तो गर्त में डाल दिया, पूरे देश का विकास रोक दिया, पूरे देश को तबाह कर दिया, पूरा देश करा रहा है। उनका धन कैसे बढ़ रहा है? कहां से बढ़ रहा है? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी, कौन सा ऐसा मैक्सिमरिज्म है? और अगर है कि महामारी में भी आपका धन, आपके चहेतों का धन 400-500 गुना बढ़ सकता है, तो क्यों ना नरेंद्र मोदी, अमित शाह भाई आम जनता को भी वो टेक्नोलॉजी, वो बात बता देते जिससे ये जनता बेचारी कमा लेती, थोड़ा नहीं 500 गुना कमाती, डबल तो कमा लेती। किसान तो बेचारे अपने उपज का 2 गुना दाम आपसे चाहते हैं, जो आपने वादा किया था वो नहीं मिल रहा है। आप एमएसपी पर उनको गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, और वहीं 500 गुना आपका, आपके कुनबों का, आपके रिश्तेदारों का धन बढ़ गया है। कहां से, कैसे? ये ज्ञान आप, मैं बस इतना ही विनती करूंगा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के बाकी सब जी 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 जितने भी जी जी हैं, सब जीजियों को मैं कहता हूं कि भाई ये ज्ञान अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ बेचारे गरीबों को भी दे दो कि कैसे 500 गुना दाम बढ़ता है। एमएलए का, एमपी का, सबका धन बढ़ा है, सबने विकास किया है, और कम से कम 500 गुना या उससे भी अधिक। दया करो मेरे नरेंद्र भाई, आप तो गुजराती हो, आप कहते हो कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। आप इस देश पर दया करो, अपना ज्ञान इनको भी दे दो, इस देश की जनता को भी थोड़ा बता दो कि कैसे अपने पैसे को 500 गुना कैसे किया जाता है, जिससे ये अपने रोटी कमाने के लिए भी कमा लें। मैं ज्यादा नहीं चाहता, मैं नहीं कहता कि ये 500 गुना कमाएं, दुगुना तक, मतलब जो है उनके पास वही थोड़ा बढ़ जाए, चलो वो भी नहीं होता तो जो है उनका वो तो बचा रहे, वो ना छिन जाए। इस पीरियड में तो वो जिनका जो था वो भी छिन गया। गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, ये लोग मर रहे हैं। कैसे हुआ? एक तरफ तो पूरे देश के 95% लोग गरीब होते जा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। आप खुद ही
5 किलो अनाज से 84 करोड़ लोगों का लालन पालन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो ये 5 किलो अनाज देकर लालन पालन करने की बजाय दया क्यों नहीं कर देते नरेंद्र मोदी? आप वो ज्ञान क्यों नहीं दे देते जो अपने भाइयों को दिया है, अपने मेहुलों, चौकसियों, अडानियों, अंबानियों को दिया है? वो ज्ञान अपनी जनता को भी दे दीजिए। कम से कम वो अपने कमाने भर के, खाने भर के लिए कमा लें, बच्चों को पढ़ाने के लिए, खाने के लिए, फीस देने के लिए, जीवन चल, बस इतने भर के लिए कमा लें। 500 गुना नहीं चाहिए उनको, वो 500 गुना नहीं मांगते। किसान तो अपने जो गन्ना बेचे हैं आपके भाइयों को, वो दाम चाहते हैं कि उनका पैसा दे दो, वो भी आप नहीं दे पा रहे हो। मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी नहीं दे पा रहे हो, मिल रहा है उनको, रो रहे हैं। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े वर्कर्स सब रो रहे हैं। उनको उनका एरियस या जो लेना है, जो उनको पेट पालने के लिए चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है। और एक तरफ आपके चहेते अडानियों, अंबानियों और आपके भाइयों 5% लोगों का धन 500 गुना बढ़ जाता है। कुछ तो बात है नरेंद्र मोदी आप में, और आप इस बात को रैली में क्यों नहीं बताते? आप रैली करते हो, वर्चुअल रैली करते हो, उसमें लोगों को बहुत समझाते हो कि आप मुझे वोट दीजिए, नहीं तो माफिया खा जाएगा। अरे यार, आप चीन के सामने पूछ छुपा करके अपने घुसा लिया है पिछवाड़े में, और हमको पाकिस्तान से डराते हो। ₹500 गुना आप कमा लेते हो, हम 5 रुपए के लिए मर रहे हैं। आम आदमी अपना पेट नहीं पालने के लिए कमा पा रहा है, और आपका जैसा से लेकर बाकी पूरे जो खानदान है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जो जिनका नाम मैंने लिया, वो कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ज्ञान आप बहुत अच्छा बोलते हो नरेंद्र मोदी जी, कुछ ज्ञान उनसे वोट मांगते हो ना, उनसे कहते हो ना कि आप वोट हमें दे दीजिए। अरे भाई, वोट के बदले नहीं, कुछ तो वोट के बदले ज्ञान ही दे दीजिए। 5 किलो अनाज जिनको देते हो, आप उनको बस इतना ज्ञान दे दीजिए कि अपने धन को 500 गुना कैसे करते हैं। 500 गुना वाला मत बताइए, वो फार्मूला छोड़ दीजिए। वो अपने भाइयों को रामदेव के लिए रहने दीजिए, वो रविशंकर के लिए रहने दीजिए, वो अडानी अंबानी के लिए रहने दीजिए, वो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी के लिए रहने दीजिए। आप सिर्फ ये बता दीजिए इन बेचारे गरीबों को कि पेट भरने के लिए कैसे कमाया जाए। वो कमा लेंगे, आपको 5 किलो अनाज भी नहीं देना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूं, आपका दिल करे तो मुझे एक बार ले जाकर और जेल में डाल दो, अगर आपको खुशी मिलती है, अगर आपको मुझसे कोई तकलीफ है। लेकिन इन गरीबों को वो फार्मूला बता दो कि ये पेट कैसे पाल सके। मैं नहीं पूछता, मैं ये नहीं कहता आपको कि इनको वो 500 गुना वाला फार्मूला बता दो जो जैसा कमाते हैं लागू करते हैं, जो अमित शाह लागू करते हैं, जो केतन पारेख लागू करते हैं, हर्षद मेहता लागू करते हैं, जो ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जो वो फार्मूले में से छोटा सा फार्मूला, रोज कमाए रोज खाए वाला फार्मूला इन बेचारों को बता दो। 5 किलो अनाज आपका बच जाएगा नरेंद्र मोदी। जो 1000-2000 नौटंकी करते हो उनके खातों में डालो, वो भी आप ही रख लो। गैस की सब्सिडी भी आप ही रख लो, सब कुछ आप रख लो। मैं कुछ नहीं कहता, बस एक चीज बता दो, वो फार्मूला कैसे पेट भरने के लिए कमाया जाए, 500 गुना के लिए नहीं। चलिए, मैं बहुत पूछ चुका एक ही मुद्दे का सवाल, मैं बहुत पूछ चुका, आगे का सवाल पूछता हूं, उसका बताइए दीजिए। नहीं कुछ तो मेरे दोस्त, आपको एक सावधानी भरा बात बता देता हूं। चलो वो लास्ट में बता देता हूं, सावधानी। लेकिन अभी और सवाल ही करता हूं। मनरेगा
के मजदूरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, देश के दूसरी संस्थाओं से जुड़े लोगों को, ये स्वच्छता अभियान से जुड़े आपकी साफ सफाई करने वाले, गटर साफ करने वाले लोगों को, मतलब निम्न स्तर पर जो मजदूरी करते हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। बेरोजगार सड़क पर उतरकर लाठी खा रहे हैं। आप 500 गुना कमाते हो नरेंद्र मोदी, आपके भाई 500 गुना कमाते हैं, उनको वो तो दे दो। और क्यों नहीं मिल रहा है, यही तो मैं पूछता हूं, मेरा सवाल यही है कि जहां आपके भाई लोग 500 गुना कमाते हैं, वहां कोई मजदूरी भी हासिल नहीं कर पा रहा है। मनरेगा में काम किया, उस मजदूरी को भी उसे नहीं मिल रहा है। कुछ तो दया करो यार। ये आपके ही लोग हैं, अपने लोग हैं, ये कोई और नहीं, कोई बेगाने नहीं, कहीं बाहर से नहीं आए, पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, ये चीन के नागरिक नहीं है, ये अफगानिस्तान से नहीं है, ये भारत के हैं। आपके ही बेचारी रियाया है, प्रजा है आपकी, भूखे मर रही है, आपको भी परेशानी हो रही है। 5 किलो अनाज देकर उनका पेट पाल रहे हो, 1500 उनके खातों में डालने का कर रहे हो, उज्ज्वला का नाम, इसका नाम, उसका नाम, पता नहीं कितना कितना नाम लेते हो। ये सारी चीजों को छोड़ करके थोड़ा सा फार्मूला बता दो। वो 500 गुना वाला नहीं, 100 छोटा सा फार्मूला, रोज कमाने रोज खाने वाला फार्मूला, बस इतना ही बता दो। आपने आज किसानों से भी धोखा किया, किसान भी मजबूर होकर फिर से सड़क पर उतर एमएसपी की बात करते हैं। किसानों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो एमएसपी लेके क्या करेंगे। वो किसान उतरे हैं, सड़क पर उतरेंगे, लोगों को के पास जाएंगे, समझाएंगे कि मुझे एमएसपी दे दो। उन्हें यह पता नहीं है कि आपकी एमएसपी नहीं, आपका तो खेती